इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने ना कोई आम कोई साधारण डॉकेट या महज कुछ पन्नों की रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही विशाल है। हाँ, ये सूचनाओं का एक ऐसा भयानक पहाड़ है जिसे प्रोसेस करना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। सही कहा। जरा इस डेटा के आकार का अंदाजा लगाइए। लगभग 35 लाख पन्ने, 2000 से ज्यादा वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें। और इसके अलावा वो इंटरनल मेमोज भी तो हैं। बिल्कुल। FBI और DOJ यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मेमोज, सालों के विस्तृत फ्लाइट लॉग्स और 2023 की वो OIG इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो अपने आप में काफी चौंकाने वाली है ना? तो आज हमारा मिशन एप्स्टीन फाइल्स के इस अथाह समंदर का गहराई से विश्लेषण करना है। इंटरनेट पर तो अफवाहें वो तो हमेशा उड़ती रहती हैं। हाँ, इंटरनेट का तो काम ही है सनसनी फैलाना। बिल्कुल। लेकिन हम उन सबको किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ मूल स्रोतों में दर्ज तथ्यों पर बात करेंगे। और शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। वो डिस्क्लेमर। हाँ। इन दस्तावेजों में कई बड़े राजनीतिक दावे मौजूद हैं, जिनमें वामपंथी और दक्षिणपंथी, लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ के नेताओं के नाम हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन का जिक्र कई जगह है। सही कहा। तो हमारी यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम यहाँ किसी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य बस उन सूचनाओं को पूरी निष्पक्षता के साथ रखना है जो इन आधिकारिक फाइलों में मौजूद है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इतनी सारी सूचनाओं के बीच आखिर हम ढूंढ क्या रहे हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप इन पन्नों को खंगालते हैं तो ये सिर्फ जेफरी एप्स्टीन नामक एक व्यक्ति के अपराधों का चिट्ठा नहीं लगता। तो फिर ये क्या है? मतलब ये असल में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि कैसे पैसा, सत्ता और रसूख मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां नियम लागू ही नहीं होते। ये दिखाता है कि सिस्टम की नाकामियां और इलीट वर्ग की ताकत कैसे एक साथ काम करती हैं। इसी इलीट नेटवर्क को लेकर एक बहुत बड़ा मिथक इंटरनेट पर सालों से तैर रहा है, क्लाइंट लिस्ट का भ्रम। ओफो, वो क्लाइंट लिस्ट, हर कोई बस उसी का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन जुलाई 2025 का DOJ का मेमो पूरी कहानी ही पलट देता है। उस मेमो में स्पष्ट लिखा है कि FBI को प्रभावशाली लोगों को ब्लैकमेल करने का कोई ठोस सबूत या कोई एक बनी बनाई क्लाइंट लिस्ट कभी मिली ही नहीं। असल में ये क्लाइंट लिस्ट एक बहुत ही सुविधाजनक और छोटा शब्द है जो लोगों ने घड़ लिया है। जब हम इन 35 लाख पन्नों को देखते हैं तो पता चलता है कि ये कोई एक पन्ने की लिस्ट या स्प्रेडशीट नहीं थी। तो वो क्या था? वो एक बहुत बड़ा मकड़ जाल था, एक ऐसा नेटवर्क जो दुनिया के सबसे ऊंचे हलकों में फैला हुआ था। और इसकी सबसे खौफनाक बात पता है क्या है? क्या? 2008 में जब एप्स्टीन को बाकायदा सजा हो गई थी और पूरी दुनिया को उसकी असलियत पता चल गई थी, उसके बाद भी दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों ने उससे दूरी नहीं बनाई। ये पॉइंट वाकई झकझोर देने वाला है। मेरा मतलब है 2008 के बाद की बात हो रही है। जब हम इन फाइलों में मौजूद ईमेल्स पढ़ते हैं तो उनकी भाषा देखकर सच में दिमाग सुन्न हो जाता है। वो ईमेल्स तो सच में बहुत अजीब है। रिचर्ड ब्रांसन का 2013 का वो ईमेल ही देख लीजिए। वो एप्स्टीन को अपने प्राइवेट आइलैंड पर इनवाइट कर रहे हैं और मजाक में लिख रहे हैं, जब तक तुम अपना हरम साथ लाते हो। और वो भी एक सजायाफ्ता अपराधी से। इतने हल्के अंदाज में। मतलब कोई इतने भद्दे अंदाज में कैसे बात कर सकता है? और उसी बातचीत में ब्रांसन उसे बिल गेट्स की पब्लिक इमेज सुधारने के लिए बाकायदा PR सलाह भी दे रहे हैं। PR सलाह? हाँ। वो सुझाव देते हैं कि एप्स्टीन को गेट्स से कहना चाहिए कि वो पब्लिक में उसकी तारीफ करें। अगर हम इसे थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव से जोड़कर देखें तो ये इस इलीट वर्ग के बीच एक अजीब तरह के मॉरल ब्लाइंडनेस को दिखाता है। मॉरल ब्लाइंडनेस बिल्कुल सही शब्द है। जैसे इतने पैसे और पावर के बाद इनकी नैतिक जमीन ही खत्म हो जाती है। स्टीवन टिश का उदाहरण भी इसी मानसिकता को दिखाता है। वो यूक्रेनी लड़की वाला ईमेल। हाँ, वही। एप्स्टीन ने टिश को एक यूक्रेनी लड़की के बारे में ईमेल किया और उसकी खूबसूरती का जिक्र किया। इसके जवाब में टिश क्या पूछते हैं? प्रो या सिविलियन? बाप रे। मतलब क्या वो प्रोफेशनल है या कोई आम नागरिक? महिलाओं को इस तरह एक वस्तु की तरह कैटलॉग करना इस नेटवर्क की असली मानसिकता को उजागर करता है। केसी वॉसरमैन का गिज़लिन मैक्सवेल को भेजा गया ईमेल भी तो इसी कैटेगरी में आता है। वॉसरमैन सीधे सीधे लिख रहे हैं, मुझे तुम्हें टाइट लेदर आउटफिट में देखने के लिए क्या करना होगा। ये लोग इतने बेपरवाह हैं जैसे इन्हें किसी चीज का डर ही नहीं है। और सारा फर्ग्यूसन का केस तो पाखंड की सारी हदें पार कर देता है। 2011 में जब एप्स्टीन से पैसे लेने की बात सामने आई तो उन्होंने पब्लिक में आकर भारी मन से माफी मांगी और कहा कि वो अब उससे कोई नाता नहीं रखेंगी।
लेकिन फाइलों से पता चलता है कि माफी मांगने के ठीक 2 महीने बाद वो ओपरा विनफ्रे शो में जाने वाली थी और उस इंटरव्यू के लिए वो एप्स्टीन से ही सलाह मांग रही थी कि उन्हें शो में क्या जवाब देना चाहिए। ये विरोधाभास तो मतलब हैरान करने वाला है। बिल्कुल, पब्लिक के सामने एक अलग चेहरा और प्राइवेट ईमेल्स में उसी इंसान से पीआर क्राइसिस मैनेज करवाना। एलॉन मस्क और लैरी समल्स के ईमेल्स भी इस डेटाबेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहे। 2012 और 13 के ईमेल्स में मस्क के कैरेबियन आइलैंड पर जाने की बात दिख रही है। हालांकि मस्क ने लगातार और मजबूती से इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कभी वो आमंत्रण स्वीकारा था। ये बताना जरूरी है कि उन्होंने इनकार किया है। हाँ, लेकिन लैरी समर्स, जो अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी और हार्वर्ड के प्रेसिडेंट जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं, उनका एक महिला को लेकर एप्स्टीन को किया गया ईमेल ऑफली कॉय यूआर बहुत कुछ कहता है। और ये सारी बातचीत 2019 के आसपास की है, जब एप्स्टीन पर नाबालिगों के शोषण के गंभीर आरोप पब्लिक हो चुके थे। इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने आप में पूरे सिस्टम की सड़न को दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर ये 35 लाख पन्ने अचानक जनता के सामने आए कैसे। इसका पूरा घटनाक्रम 2025 और 26 के एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान से जुड़ा है। हाँ, जुलाई 2025 में जब डीओजे ने ये मेमो जारी कर दिया कि कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है और आगे कोई फाइल रिलीज नहीं की जाएगी, तो जनता का जो गुस्सा फूटा वो देखने लायक था। और उस जन आक्रोश के पीछे एक बहुत बड़ा कारण फाइलों में मौजूद राजनीतिक दावों की प्रकृति थी। वो टिप लाइंस वाली बात। हाँ, एफबीआई के पास एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट थी जो असल में जनता द्वारा टिप लाइंस पर भेजी गई शिकायतों का पुलिंदा थी। इसमें कई अपुष्ट और झूठे दावे भरे हुए थे जिनका कोई सिर पैर नहीं था। मतलब कोई भी कुछ भी शिकायत कर रहा था। बिल्कुल। डीओजे ने यह साफ किया कि 2020 के चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ बेहद सनसनीखेज और झूठे दावे जानबूझकर एफबीआई को भेजे गए थे। और क्योंकि कानून के तहत उन्हें वो सब कुछ पब्लिश करना था जो उस डेटाबेस में था, तो वो दावे भी बाहर आ गए। ट्रंप ने इन फाइलों के बाहर आते ही इन्हें डेमोक्रेट होक्स करार दिया और मानहानि को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पर भारी भरकम मुकदमा भी ठोक दिया। दूसरी तरफ अगर हम बिल क्लिंटन की बात करें तो इन फाइलों में उनका भी कई बार जिक्र है। उनके एप्स्टीन के प्लेन में उड़ने के रिकॉर्ड्स हैं, तस्वीरें हैं। और जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग लगातार ये मांग कर रहा था कि आखिर उनकी गहन जांच क्यों नहीं हुई। यहाँ हम श्रोताओं को फिर से याद दिला दें कि हम इन राजनीतिक आरोपों को सच या झूठ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि फाइलों में क्या डेटा मौजूद है। इस भारी हंगामे और राजनीतिक दबाव का नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी संसद को हारकर एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास करना पड़ा। नवंबर 2025 में इस पर साइन हुए। अब फिर जनवरी 2026 में 3.5 मिलियन पन्ने, वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पर एक साथ डंप कर दी गईं। जेमेल जैसे टूल्स का भी तो इस्तेमाल होने लगा। हाँ, जेमेल जैसे टूल बन गए जिनसे कोई भी इंसान एप्स्टीन के ईमेल्स को ऐसे पढ़ सकता है जैसे वो उसका अपना इनबॉक्स हो। लेकिन यहाँ एक बहुत गंभीर सवाल उठता है। वो क्या बिना जांची परखी सूचनाओं को, अपुष्ट दावों और टिप लाइंस के कचरे को इंटरनेट पे डाल देना सच में पारदर्शिता है, या फिर ये उन असली पीड़ितों की प्राइवेसी का घोर हनन है जो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हैं? ये बहुत ही चुभने वाला सवाल है, क्योंकि जब हर छोटी बड़ी अफवाह और झूठा दावा एक साथ बाहर आता है तो जो असली सबूत होते हैं वो उसी शोर में कहीं खो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। खैर, इन ईमेल्स और राजनीतिक तूफान से जो गुस्सा आता है वो अपनी जगह है। लेकिन जब हम 2019 की उस रात की तरफ देखते हैं, एमसीसी जेल वाली रात, तो वो गुस्सा एक गहरे सदमे में बदल जाता है। वो हिस्सा सच में डरावना है। चलिए चर्चा को क्या हुआ से हटाकर कैसे हुआ पर ले चलते हैं। ओआईजी की 2023 की रिपोर्ट तो किसी डार्क थ्रिलर से भी भयानक लगती है। वो रिपोर्ट हमें सिस्टम की नाकामियों की सबसे खौफनाक तस्वीर दिखाती है। अगर हम इसे सिलसिलेवार ढंग से देखें तो कहानी 23 जुलाई 2019 से शुरू होती है, जब एप्स्टीन ने सुसाइड की पहली कोशिश की थी। हाँ, इसके तुरंत बाद उसे सुसाइड वॉच पर रखा गया। 30 जुलाई को जेल के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक बेहद सख्त निर्देश जारी किया। एक डायरेक्टिव? बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा कि एप्स्टीन को स्पेशल हाउसिंग यूनिट यानी SHU के उसके सेल में किसी भी कीमत पर अकेला नहीं रखा जाएगा। मतलब एक सेलमेट होना ही चाहिए। हर वक्त एक सेलमेट का होना अनिवार्य है,
ये कोई सुझाव नहीं था, ये एक मेडिकल और सिक्योरिटी ऑर्डर था। लेकिन जो 9 अगस्त को हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। सुबह लगभग 8:38 पर एप्स्टीन के सेलमेट को जेल से किसी और फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया गया। और इसके बाद जेल के सुपरवाइजर्स और गार्ड्स ने मनोविज्ञान विभाग के उन सख्त निर्देशों को हवा में उड़ा दिया। उन्होंने एप्स्टीन को कोई नया सेलमेट दिया ही नहीं। उसे उस हाई सिक्योरिटी सेल में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया और लापरवाहियों की हद यहीं नहीं रुकी। शाम को जो फोन कॉल वाली बात थी, हाँ, उसी शाम को एप्स्टीन को एक अनमॉनिटर्ड फोन कॉल करने की इजाजत दी गई। जेल के नियमों के हिसाब से ऐसे कैदियों की कॉल रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन ये कॉल रिकॉर्ड नहीं हुई। और रात के समय जब अनिवार्य इनमेट काउंट होते हैं और हर 30 मिनट में जो स्टाफ को राउंड लगाने होते हैं वो भी नहीं लगाए गए। और सबसे डरावना हिस्सा ये है कि गार्ड्स ने बाद में सिस्टम में झूठे रिकॉर्ड दर्ज कर दिए कि उन्होंने वो राउंड लगाए थे। ये तो सीधे सीधे क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और वो कैमरे, एल टियर जहां एप्स्टीन को रखा गया था, वहां के सुरक्षा कैमरे 29 जुलाई से ही खराब पड़े थे। मतलब वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। कुछ भी नहीं। इसके अलावा जब सेल की रूटीन तलाशी ली जानी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। सुरक्षा नियमों के बिल्कुल विपरीत उस सेल में बहुत सारी अतिरिक्त चादरें, लिनेन और कपड़े पड़े हुए थे, जिनका इस्तेमाल कोई भी सुसाइड के लिए कर सकता है। जब आप इन सभी तथ्यों को एक के बाद एक जोड़ते हैं, सेलमेट का हटना, झूठे रिकॉर्ड्स, खराब कैमरास, अनमॉनिटर्ड कॉल और अतिरिक्त चादरें, तो निष्कर्ष बहुत परेशान करने वाला निकलता है। FBI और OIG ने अपनी जांच में यही माना है कि ये आत्महत्या ही थी। हाँ, उन्हें किसी बाहरी हत्या या साजिश का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इसे सिस्टेमिक फेलियर या व्यवस्था की चरम नाकामी जरूर माना है। एक तरह से देखा जाए तो इस सिस्टम ने एप्स्टीन को आत्महत्या करने का पूरा मौका और साधन खुद एक प्लेट में सजाकर दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये सोचना ही दिमाग सुन्न कर देता है कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेलों में से एक में इतने हाई प्रोफाइल कैदी के साथ इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। और अब जब उसकी मौत हो गई, तो उन पीड़ितों का क्या जिन्हें अदालत में न्याय चाहिए था? यहीं पर 2020 के एप्स्टीन विक्टिम्स कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम की एंट्री होती है। केनेथ फीनबर्ग और जॉर्डना फेल्डमैन द्वारा बनाया गया ये प्रोग्राम। ये एक स्वतंत्र मुआवजा कार्यक्रम था। इसकी कुछ बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे ये पूरी तरह से स्वतंत्र था और इसमें मुआवजे की कोई ऊपरी सीमा या कैप नहीं रखी गई थी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस कार्यक्रम की एक शर्त थी जिसने बहुत गहरा नैतिक संकट खड़ा कर दिया। वो रिलीज फॉर्म वाली शर्त। हाँ, अगर कोई पीड़िता इस प्रोग्राम से पैसे स्वीकार करती है तो उसे एप्स्टीन एस्टेट के खिलाफ अपने सभी मुकदमे वापस लेने पड़ते थे। उन्हें एक फॉर्म पर साइन करना होता था, जिसका मतलब था कि वो आगे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। ये किस तरह का न्याय है? आप एक तरफ तो आर्थिक मदद दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उनकी कानूनी आवाज को हमेशा के लिए शांत कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब स्थिति है। जिन लोगों ने सालों तक अपने साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत जुटाई, आप उन्हें पैसे देकर कह रहे हैं कि अब अदालत के दरवाजे आपके लिए बंद है। ये कानून और नैतिकता के बीच का एक बहुत ही धुंधला इलाका है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अदालतों के लंबे और दर्दनाक मुकदमों से बचाने के लिए ऐसे फंड बनाए जाते हैं, लेकिन जब ये एक शर्त बन जाती है तो ये न्याय की जीत से ज्यादा एक सेटलमेंट या समझौता लगने लगता है। बिल्कुल। इसके बाद अगर हम फाइलों के एक और अहम हिस्से की बात करें तो वो हैं विस्तृत फ्लाइट लॉग्स, लोलिता एक्सप्रेस विमान की उड़ानें, जो 1996 से लेके आगे तक के लॉग्स में दर्ज है। इसमें हजारों उड़ानें दर्ज हैं। लंदन, पेरिस, अफ्रीका, कैरिबियन आइलैंड्स, ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं जहां ये प्लेन ना गया हो। और जब ये सारी फाइलें और लॉग्स जनवरी 2026 में पूरी तरह से पब्लिक हुए तो इसका जो असर था वो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। इसका ग्लोबल फॉलआउट वाकई हिला देने वाला था। फाइलों के पब्लिक डोमेन में आने के बाद दुनिया भर के पावर स्ट्रक्चर्स में दरारें आ गईं। स्लोवाकिया के एक वरिष्ठ राजनयिक मिरोस्लाव लाज़क को इन फाइलों में नाम आने के बाद भारी दबाव में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थोरबर्जन जगलैंड पर भी तो भ्रष्टाचार और संबंधों को लेकर गंभीर आरोप लगे। और ब्रिटेन में तो जैसे भूचाल ही आ गया था। प्रिंस एंड्रयू और पीटर मैंडलसन जैसे रसूखदार लोगों पर भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों में जांच शुरू हो गई और कई मामलों में बात गिरफ्तारी की नौबत तक पहुंच गई। ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाती हैं। सालों बाद भी ये 35 लाख पन्नों का डेटा
ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को कैसे जड़ से हिला रहा है, ये देखना हैरान करता है। ये किसी एक अमीर आदमी के अपराधों की कहानी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी गहरी और सड़ी हुई व्यवस्था थी जहां सत्ता और कूटनीति का इस्तेमाल सब कुछ ढकने के लिए किया गया था। इन फाइलों ने उस अदृश्य शील्ड को तोड़ दिया है जो इन एलीट लोगों को अब तक बचाए हुए थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीजें हमें सतह पर दिखाई देती हैं, असल में उनके तार कितनी गहराई तक जुड़े होते हैं। 35 लाख पन्नों के इस विशाल समुद्र ने हमें बहुत सी अंदरूनी बातें बताई हैं। वीआईपी लोगों के भद्दे ईमेल से लेकर जेल सिस्टम की खौफनाक नाकामियों तक, और मुआवजे के नाम पर आवाज दबाने से लेकर वैश्विक राजनीति के काले सच तक। लेकिन इन सब के बीच इन सारी फाइलों को खंगालने के बाद यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज की इस ओवरलोड सूचनाओं की दुनिया में क्या इस तरह की पूर्ण पारदर्शिता से असल में न्याय मिलता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर इतने सारे डेटा, झूठे दावों, सेलिब्रिटी गॉसिप्स और सनसनीखेज राजनीति के अथाह शोर में असली सिस्टम रिफॉर्म की जरूरत और उन असल पीड़ितों का दर्द कहीं खोकर रह जाता है। जब हर छोटी बड़ी जानकारी, सही और गलत दावे, सब कुछ एक साथ पब्लिक डोमेन में फेंक दिया जाता है, तो क्या हम सच देखने के और भी ज्यादा अंधे हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।